जय हिंद क्लास। आज हम हर दिन अशोक सम्राट के बारे में लगभग 3 वीडियो अपलोड कर दिए, अब तक 3 या 4। अब अशोक सम्राट के बारे में जब हम पढ़े तो आखिर इतना लंबा टॉपिक क्यों हुआ, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। आगे के तरफ बढ़ते रहें, पीछे के तरफ भूल जाए, अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए हम सोचते हैं कि आज हम फिर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कहां से? पीछे से। देखिए, मौर्य वंश में हम शुरू किए थे। मौर्य वंश के उत्तराधिकारी जो थे वो बिंदुसार थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे? बिंदुसार। यहीं पे देखते हैं बिंबिसार और बिंदुसार। हर्यक वंश में कौन थे? बिंबिसार। इसमें कौन है? बिंदुसार। ये दो शब्द का हम ख्याल रखना पड़ता है। तो हम देखते हैं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार। और बिंदुसार के 3 पुत्र, जिसमें पहला पुत्र सुसीम और दूसरा अशोक, तीसरा कौन थे? तस्य। इन 3 पुत्र में सबसे ज्यादा मतलब सुसीम के एक बेटा रहे, वो हल्का फुल्का युद्ध किए, लेकिन वो भतीजा का भी जिक्र हुआ है पहले वीडियो में। तो उसके बाद हम अशोक के बारे में पढ़े। अशोक के बारे में पढ़ते लगभग 3-4 वीडियो हमने अपलोड किया। आज हम लेक्चर 52 के बारे में बात करेंगे। 52 में मौर्य वंश में अशोक सम्राट को आज खत्म करेंगे हम। ठीक, मौर्य वंश कल के वीडियो में खत्म हुआ है। बिंदुसार के 3 पुत्र यहाँ पे तो बोल रहे हैं। पहला में सुसीम, दूसरा अशोक और तीसरा तिस्य। और बिंदुसार के 3 पुत्र, तो इसमें इसका जिक्र नहीं हुआ, ये कट हो गए। ठीक, और इसका सबसे ज्यादा जिक्र हुआ, जिसका वीडियो हम लोग 3 अपलोड किए। ठीक, 3 अपलोड करने के बाद उसके बाद हम देखते हैं। आज अशोक तो निपट लिए हैं, लेकिन अब देखिए यहीं पे समझने की जरूरत है कि हम दादा को नहीं समझेंगे और पोता को पूरी पढ़ेंगे। यहीं पे समझने की जरूरत है। ये देखिए, ये तो हो गए उत्तराधिकारी, इसके दादा इसके पिता तो हो गए कौन? बिंदुसार। वहां देखिए है कहां से? यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य जो है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये जो रहा दादा रहा, तो इसके बारे में हम नहीं जानेंगे और फिर हम पोता के बारे में डिटेल्स जान जाएंगे। तो इसका मतलब मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक का जिक्र हो गया, यहाँ पे ये खत्म है। ठीक, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मौर्य वंश ही पढ़ रहे हैं। अब मौर्य वंश में हमें आज क्या पढ़ना है, ये देखिए। मौर्य वंश में सबसे पहले पढ़ना है हमें, मौर्य वंश में पढ़ना है आर्थिक व्यवस्था। बात समझिए, अशोक के द्वारा की गई हम यात्रा यहाँ पे हम एंड कर दिए, लेकिन अभी हमें पढ़ना बहुत सारा है। अशोक के बारे में ही पढ़ना है, तो उसमें हम देखते हैं। पहले देखते क्या है वो देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं अशोक के द्वारा आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था मतलब जैसे कि हम सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में पढ़े थे कि आर्थिक स्रोत क्या है, तो उसमें कृषि लिखा गया था। ठीक, जिससे पैसा वगैरह लेन देन हो, आता जाता रहे, जिससे चलता हो, उसी को आर्थिक व्यवस्था करते हैं। ठीक, तो इसी का जिक्र हम करेंगे। YouTube के थंबनेल पे हमने जो टॉपिक पढ़ाते हैं वो टॉपिक लिख दिए होते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जरूर पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का डिटेल्स डाला रहता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि अब क्या होता है। आर्थिक व्यवस्था किसके समय? मौर्य वंश के समय। मौर्य कालीन कहिए या मौर्य वंश कहिए या मौर्य साम्राज्य कहिए। ठीक, तो मौर्य वंश के समय, मौर्य कालीन के समय, मौर्य काल कहिए, मौर्य कालीन कहिए,
इस समय में आर्थिक व्यवस्था, इस समय में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन तथा कारखाना था। अब देखिए जैसे हम पढ़े थे सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे ना, तो उसमें क्या था, कृषि का आर्थिक व्यवस्था जो था वो उसमें कृषि ही था। ठीक, तो उसी प्रकार ठीक इसमें भी मौर्य काल में भी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था। मौर्य काल में आपसे अगर पूछ दे कोई कि मौर्य काल में आर्थिक व्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था, तो आप उसमें क्या कहिएगा, आर्थिक व्यवस्था का मुख्य स्रोत कृषि, पशुपालन तथा कारखाना था। ठीक, ये क्या हुआ, मौर्य काल के आर्थिक व्यवस्था। ठीक, अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं। शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। वहां पे मौर्य साम्राज्य में जो था, मौर्य वंश में, वहां शिक्षा का सबसे बड़ा संस्थान कहाँ था, तक्षशिला में था। ठीक, सरकारी भूमि में सीता भूमि कहा जाता था। जैसे कि हम आज सुनते हैं तो लोग कहते हैं गैर मजरूआ जमीन है, ऐसे प्रकार की आप बात सुने होंगे। तो उस समय सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था, सीता भूमि, यानी सरकारी जमीन है। ठीक, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। निजी भूमि को भाग कहा जाता था। भाग मतलब क्या होता है, निजी, मतलब निजी भूमि जो होगा, जो आपका खुद का निजी भूमि होगा, उसको भाग कहा जाता था। भाग मतलब निजी, निजी भूमि वो क्या हुआ, आपका होगा। ठीक, अब देखिए यहीं पे देखते हैं हम, निजी भूमि को भाग कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती अवैध कहा जाता था, अवैध मार्ग तक कहा जाता था। यानी आप देख रहे हैं कि अभी के दौर में वर्षा बहुत कम हुई है, सुखाड़ की हलचल मचा हुआ है, का पता धान होंगे या नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार उसको तो सुखाड़ हो जाता था, तो उसको क्या कहते थे, जब मौर्य सुखाड़ जब होता था उसमें, तो उसको क्या कहते थे, अवैध मृतक कहा जाता था। जो फसल नहीं होता था उसको क्या कहते थे, अवैध मृतक कहा जाता था। ठीक, इस समय भूमि के उत्पादन का 1/6 कौटिल्य के अनुसार या 1/4 मेघा अस्तनिज के अनुसार लिया जाता था। यानी आप अगर 6 हिस्सा कर रहे हैं तो उसमें से 1 हिस्सा वो आपका होगा और 5 हिस्सा जो है उनका होगा, या 4 हिस्सा में 1 हिस्सा आपका और 3 हिस्सा उनका होगा। बिकी हुई मूल्य का 10वां भाग होता था। अब देखिए 100% में 10 भाग, 100 में 10 यानी 90, 100 बिक गया तो 10 आपका या फिर 90 उनका। ठीक, भूमि के माप वाले को राजू कहा जाता है। अब देखिए हम लोग आज के जमाने में क्या कहते हैं, अमीन कहते हैं, रज्जू, याद रखिए, रज्जू, रज्जू, रज्जू मतलब क्या होता है, अमीन। मौर्य वंश में अमीन को क्या कहा जाता है, रज्जू कहा जाता है। रज्जू मतलब क्या होता है, जो भूमि को मापन करते हैं उन्हें रज्जू कहा जाता था। धार्मिक कर को बलि कहा जाता था। धार्मिकों को बलि कहा जाता था। धार्मिक मतलब जो होते थे धर्म से संबंध लेने के लिए जो जानकारी होता था उनको बलि कहा जाता था। चारागाह कर विविधता कहा जाता था। चारागाह को विविधता कहा जाता था। अकाल के समय कोई कर नहीं लिया जाता था। अकाल के समय कोई कर नहीं लिया जाता, यानी किसी प्रकार का रिक्स वगैरह अकाल मृत्यु जब पड़ता था तो उसमें कोई रिस्क नहीं लेता था। यह हो गया मौर्य काल में आर्थिक व्यवस्था। मौर्य काल में आर्थिक व्यवस्था। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या, मौर्य काल में मुद्राएं। अब देखिए मौर्य वंश में, मौर्य वंश कहिए या काल कहिए, ठीक, इसमें हम मुद्राएं पढ़ते हैं। मुद्राएं, मुद्राएं, तो मुद्राएं मतलब क्या होता है, मुद्रा मतलब होता है पैसा, जो हम आज रुपया कहते हैं। ठीक, पैसा कहिए या रुपया कहिए, उसी को मुद्रा कहते हैं। ठीक, तो जिस प्रकार के राजा ने शासन किया उस प्रकार के उन्होंने मुद्रा या सिक्का चलाया। ठीक, अब देखिए जैसे चिल्लर का नाम सुने होंगे कि चिल्लर यानी देश की जो होता है खुला पैसा, सिक्का, उसी को मुद्रा, पैसा को ही कहा जाता था। ठीक, तो उस समय मौर्य काल के राष्ट्रीय मुद्रा पर्ण थी। मतलब जैसे हम लोग रुपया कहते हैं, पैसा कहते थे, तो उस समय पर्ण थी। मौर्य काल के राजकीय मुद्रा क्या थी,
पड़ थी जो चांदी का सिक्का हुआ करता था, उसने क्या किया, चांदी का सिक्का चलवाया मौर्य वंश में। तो उसमें पड़ थी और चांदी का सिक्का हुआ करता था। मुद्राओं की परीक्षण करने वाले अधिकारी को रुद्र दशक कहा जाता था। इस समय चांदी की मुद्रा कठोर कहा जाता था। इस समय सोने के सिक्के के लिए स्वर्णनिष्ठ कहा जाता है। तांबे के सिक्के के लिए इस समय मयस्क या काकनी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए चांदी के सिक्के को मयस्क या काकनी भी कहा जाता था। मौर्य वंश में उन्होंने क्या किया, सिक्का चलवाया, किसका, चांदी का। तो उसको और भी क्या कहा जाता था, पौंड भी कहा जाता था और मस्यक भी कहा जाता है। मस्यक देखिए ऐसे लिखिएगा, मस्यक, मस्यक। ठीक, अब देखिए इसमें मौर्य काल में संगठन श्रेणी, अब इसमें 3 संगठन हुए। मौर्य काल में संगठन 3 हुए। तो उसमें कौन कौन से संगठन हुए इसके बारे में जानकारी देखिए। पहले थे संगठन मौर्य काल में श्रेणी, ठीक, ये हो गया संगठन मौर्य काल में। पहले हो गया श्रेणी, उसके बाद हो गया निगम, दूसरा, तीसरा में हो गया आपका सातवां, ये 3 क्या हुए, संगठन हुए। अब 3 संगठन के बारे में हम जिक्र करेंगे। मौर्य वंश में 3 संगठन, कौन, श्रेणी, निगम और सातवां। ये 3 संगठन में पहला में हुआ यह शिल्पकारों का संगठन था। कौन, श्रेणी शिल्पकारों का संगठन था। ठीक, दूसरा निगम, यह व्यापारियों का संगठन था। जैसे व्यापार वगैरह करते थे, एक जगह से दूसरे स्थान को वस्तु यानी जो भी हमें भोजन से संबंधित हो, हरा सब्जी हो, राशन हो, इससे जो एक जगह से दूसरे जगह व्यापार किया जाता था उसको क्या कहता था, निगम। यह व्यापारियों का संगठन था। ठीक, सातवां, यह कारवां या काफिला का संगठन था। आप देखे होंगे कि झुंड में कई लोग चलते हैं, बोलते हैं काफिला, तो उसको क्या कहते हैं, सातवां को यह काफिला या संगठन था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था, मतलब मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था, यहाँ पे देखिए सैन्य व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था कहिए या सैन्य व्यवस्था कहिए। मौर्य वंश में सैन्य मतलब होता है सेना, कि सेना का व्यवस्था किस प्रकार था, इसके प्रकार में हम जानकारी लेंगे। मौर्यकालीन में सैन्य व्यवस्था भी बहुत ही विशाल थी। इस समय स्थिर तथा अस्थायी तथा अस्थायी 2 प्रकार के सैनिक थे। अब देखिए यहाँ पे अस्थायी तथा अस्थायी होते हैं। मौर्य वंश में अस्थायी तथा अस्थायी 2 प्रकार के सेना थे। जैसे कि हम आज वर्तमान में देखते हैं कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के सेना होते हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। जो हवा में रहते हैं जिसको एयरफोर्स करते हैं वो वायु सेना हो गए। ठीक, और जो जल में रहते हैं जिसको हम लोग नेवी कहते हैं। ठीक, तो नेवी वो जल सेना में आ गए। ठीक, और थल सेना जिसको आर्मी कहते हैं, मिलिट्री कहते हैं, वो क्या हो गए, थल सेना हो गए। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वगैरह जितने भी सैनिक हो गए। तो उसमें इस समय 2 ही थे, इस समय 3 हैं, उस समय 2 ही थे। तो उसमें 2 कौन थे, अस्थायी और अस्थायी। सैन्य व्यवस्था 2 प्रकार के थे, अस्थायी और अस्थायी। रुद्र क्षेत्र में सेना को नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक होता था। जैसे कि आप कैप्टन या उसके कमांडर के बारे में आप सुने होंगे। ठीक, तो उसी प्रकार उस समय नेतृत्व वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, जो सेना को अपने कंट्रोल और पावर में रखे, तो क्या उसको नायक कहा जाता था। मौर्य काल में सेना नंदों में 3 गुनी थी, नंदों से 3 गुनी थी। मौर्य काल में कौटिल्य के सेना का 3 श्रेणी में बांटा गया। अब देखिए वहीं पे जब आए यहाँ पे कौटिल्य के बारे में, तो उसमें जो 2 प्रकार के थे वो 3 प्रकार में बांट दिए गए। पहले पुश्तैनी सेना, भाटक सेना और नगरपालिका सेना, ये 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक, उसके बाद देखिए जेस्टिन ने कहा कि मौर्य सेना
डाकुओं का एक गिरोह था। मेगास्थनीज के अनुसार सेना को रखा रखाव के लिए 6 समितियां, जिसमें प्रत्येक में 5 सदस्य होंगे, जिसके द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सेनापति को एक समूह में 5 सेनापति को एक जगह रखा जाएगा और 6 समितियां बनाई जाएगी। ठीक, अब देखिए इसमें प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्य वंश में प्रशासनिक व्यवस्था कौन कौन थी ये देखिए। मौर्य वंश में मौर्यकालीन या मौर्य वंश का ही प्रशासन का केंद्रित शासन था, जहां राजा सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होते थे। जैसे कि आज हम देखते हैं पार्लियामेंट का नाम आपने सुने होंगे, ठीक, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पे और सभी प्रकार के सलाह जो अपना प्रस्ताव है वहां पे रखते हैं। ठीक उसी प्रकार वहां भी प्रशासनिक व्यवस्था मौर्यकालीन में भी हुआ करता था, जिसमें अमात्य ये क्या हो गए? अमात्य का मतलब होता था उस समय प्रधानमंत्री। अर्थशास्त्र में उल्लेखित तीर्थ शीर्षक अधिकारी, जो कि अमात्य का मतलब होता था प्रधानमंत्री, और दूसरा पुरोहित का मतलब होता है धर्म एवं दान विभाग प्रधान। धर्म एवं दान विभाग प्रधान। सेनापति सैन्य विभाग प्रधान करते थे, जो सेनापति के विभाग होते थे, जैसे हम आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम से जानते हैं वर्तमान में। ठीक उसी प्रकार उस समय सेनापति को सैन्य विभाग का प्रधान कहा जाता था। युवराज, राजपुत्र, उसको और द्वारिका, राज दरबार में राजकीय द्वार का रक्षक, जिसको बॉडीगार्ड जो कि शरीर का रक्षक होते हैं, और जो द्वार का रक्षा करते हैं जिसको वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड हम कहते हैं। ठीक, तो उस समय सिक्योरिटी गार्ड को क्या कहा जाता था? राज दरबार में या राजकीय द्वार रक्षक कहा जाता था। अंतर्वैदिक, अतः पुनः अध्यक्षता, संहारता, आय का संग्रहण करता, अपर समर्थक आप नाम सुने होंगे, या संग्रहालय का नाम सुने, जिसको हम डीएम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इस समय संहारता, आय या संग्रहकर्ता विभाग था वो। स्वाधीनता, राजकीय कोष अध्यक्ष, प्रशांता, कागार का अध्यक्ष, प्रेस्टीज, कमिश्नर, प्रेस्टीज मतलब क्या होता था? परदेशी मतलब होता है कमिश्नर, जिसको पुलिस कमिश्नर हम लोग कहते हैं, तो वो परदेशी मतलब क्या होता है? कमिश्नर। पौर मतलब नगर कोतवाल। व्यवहारिक, प्रमुख न्यायाधीश, जो कि प्रमुख न्यायाधीश, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यवहारिक। ठीक, नायक, नगर का रक्षा या का अध्यक्ष। कर्मांतिक, उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष, जिसमें हम क्या कहते हैं? कारखाना वगैरह जो मंत्री होते हैं उस समय उसको कर्मांतिक उद्योग या कारखाना का अध्यक्ष कहते थे। मंत्री परिषद अध्यक्ष। दंडपाल, सैन्य सामग्री एकत्रित करने वाला। दुर्गपाल, राजकीय दुर्ग रक्षक। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गपाल का रक्षक। मुख्यमंत्री और पुरोहित नियुक्ति से पहले चरित्र को जांचा या परखा जाता था। उसी ही अपराध में परीक्षण कहा जाता था। अशोक के समय प्रशासन का सबसे छोटी इकाई ग्रामिक तथा ग्रामों का मुखिया या ग्रामिक भी कहे जाते थे। प्रशासनिक का अधिकारियों का अध्यक्ष कहा जाता था। इन्हें 26 संख्या में बांटा गया था। अब देखिए 26 भाग में बांट दिया गया। अब अभी हम मौर्य वंश में क्या पढ़ना है? न्याय व्यवस्था, सामाजिक जीवन, मौर्यकालीन, वस्तुकाल, इससे संबंधित हमें अभी जानकारी लेना है। अभी मौर्य वंश हमें पढ़ना है, लगभग 2 वीडियो और जाएंगे, उसके बाद हमें पढ़ना क्या है? ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे। ठीक, आगे बार हम पढ़ेंगे प्रशासनिक अधिकारियों के अध्यक्ष कहा जाता था, इसकी 26 संख्या में बांटा गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही।